जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भैया? मौर्य वंश। देखिए, इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट किया था और आज से हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपका जो सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो भैया मौर्य वंश में आपको अशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है अशोक के बारे में? जैसे अशोक का परिचय पढ़ना है आपको। ठीक है, अशोक के माता पिता कौन थे, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, अशोक कौन से धर्म को मानता था और अशोक का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। ठीक है, अशोक का बौद्ध धर्म के साथ संबंध ये हम देखेंगे। और अशोक के द्वारा किए गए युद्ध, जिसमें आपका महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा हो जाता है? कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध हो गया। और क्या है? अशोक के अभिलेख। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक के अभिलेखों को लेकर। तो ये अशोक के बारे में इतना सारा कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन देखिए, अशोक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, क्योंकि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वही अशोक के कौन है? दादा हैं। और साथ ही साथ हम अशोक के जो पिता हैं, ठीक है, बिंदुसार हैं, उनके बारे में भी चीजें जान रहे होंगे। अब जो मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो थोड़ा सा, यानी ये जो आपका आज का वीडियो लेक्चर है तो इसमें हम भैया मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जानेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा तब उसे हम भैया अशोक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सम्राट अशोक से स्टार्ट कर रहे होंगे और अशोक के बारे में सारी चीजें जानेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा पहले आप ये जान लीजिए, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो इनका शासन कौन सी जगह पे हुआ करता था? मगध पे हुआ करता था। ठीक है, मगध पे। अब देखिए, जो मगध है आपका, ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद पाया जाता था आपका, जिसका नाम क्या है? मगध। अब जो मगध है ना, जो मगध, जो आज का आप देखते हो पटना देखते हो, है ना, पटना है आपका, बिहार का पटना हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका गया हो गया। ठीक है, बिहार में ही पड़ता है गया। और उसके बाद क्या है आपका? एक जिला है बिहार का, शाहाबाद। ठीक है, शाहाबाद। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध में जो सबसे पहले, मगध का जो सबसे पहले राजवंश आया उसका नाम क्या है? हर्यक वंश है। यानी मगध में सबसे पहले जो राजवंश आया उसका नाम क्या था? हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो बिंबिसार है आपका। उसके बाद क्या आ जाता है? हर्यक वंश के बाद कौन सा भैया आता है? तो आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है आपका? शिशुनाग वंश। और इसका संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है। ठीक है, कौन है संस्थापक भैया? शिशुनाग है। और उसके बाद में आपका कौन सा आ जाता है? तो आता है नंद वंश। ठीक है, कौन सा आता है भैया? नंद वंश। ठीक है, नंद वंश है। और इसके संस्थापक का नाम क्या है? महापद्म नंद है। अब इसी में एक राजा हुआ जिसका नाम क्या है? घनानंद है। ठीक है, ये जो घनानंद है तो घनानंद के ही दरबार में आपके कौन पाए जाते थे? चाणक्य पाए जाते थे, जो एक पुरोहित या सलाहकार थे। घनानंद के पुरोहित या सलाहकार थे। अब वो देखने में कैसे थे? तो उनका रंग थोड़ा काला था और उनकी जो शक्ल है ना वो भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, मतलब देखने में अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उसको कुरूप बोला गया है। थोड़ा सा कुरूप टाइप का था वो। अब होता क्या है, घनानंद ना एक दिन उसकी मजाक बनाने लगता है। दरबार भरा हुआ है और घनानंद क्या बोलता है, यार तुम चाणक्य काहे के पंडित हो? पंडित लोग तो काले नहीं होते हैं, पंडित तो देखो हमारी तरह गोरे गोरे होते हैं ना, गोरे होते हैं। और पंडित लोग, तुम्हारा तो यार लगता ही नहीं तुम पंडित हो ना, ऐसे मजाक बनाने लगा। अब चाणक्य है, चाणक्य को गुस्सा आ गया और चाणक्य क्या है, घनानंद से बहसबाजी स्टार्ट कर दी उसने। अब घनानंद ने देखा, अरे ये तो भरे दरबार में मुझसे बहसबाजी कर रहा है, उसे लगा ये मेरी बेइज्जती टाइप की कर रहा है ना, मैं राजा हूं और बताओ ये मुझसे जबान लड़ा रहा है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला, हे चाणक्य, अगर तू ब्राह्मण नहीं होता तब मैं तेरा सर कलम करवा देता, क्योंकि हमारे यहां ब्राह्मणों को मारा जाना पाप माना जाता है, इसीलिए मैं तेरा सर तो कलम नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं तुझे देश निकाला देता हूं, यानी हमारे देश से तू निकल जा। और सैनिकों को बोला अगर ये बंदा, ठीक है, चाणक्य है, अगर अपने देश की सीमाओं में दिख जाए तो इसका सर कलम कर देना या फिर इसे फांसी पर लटका देना। अब जैसे ही चाणक्य ने ये बातें सुनी तो चाणक्य ना दरबार में देख रहा है सभी को। अब चाणक्य समझ गया कि यार मेरी आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है। अब चाणक्य ने एक चोटी रखता था और उस चोटी में क्या है, गांठ बांध के रखता था। उसने अपनी चोटी की गांठ को खोला और खोलने के बाद क्या है, एक प्रण लिया, बोला इस घनानंद की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसे इसकी औकात दिखा के रहूंगा मैं। मगध में मैं उसी दिन पैर रखूंगा जिस दिन इस घनानंद का साम्राज्य तहस नहस करने आऊंगा। वो आगे बढ़ता है तो आगे उसे एक बालक मिलता है, उस बालक का ही नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस बालक को वो उसके माता पिता से 1000 आहत मुद्राएं देकर खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो उस बालक को कहां ले जा रहा है? तक्षशिला ले जाता है और वहां पर ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद एक विद्वान और बहुत ही बलशाली योद्धा बनाता है। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य आपके। तो चंद्रगुप्त मौर्य भैया क्या करते हैं, ये घनानंद के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करते हैं और अटैक होने के बाद क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये भैया विजयी हो जाते हैं। ठीक है, जीत जाते हैं।
विजयी हो जाते हैं, और जो आपका घनानंद है, घनानंद क्या हुआ, घनानंद पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है, और इसको भैया क्या है, इसे मौत के घाट उतारा जाता है। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य इसे मार देते हैं। और इसी के साथ जो चौथा वंश आपका आ रहा है मगध में, वही आपका क्या है, वही है आपका मौर्य वंश। ठीक है, वही क्या है, आपका मौर्य वंश है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके संस्थापक आपको पता ही है कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आया। जो मगध पहले का मगध है, तो वर्तमान में कौन कौन से जो क्षेत्र है जिसको पहले मगध बोला जाता था, और आपने ये भी समझा कि भैया मगध है तो मौर्य वंश से पहले वहां पर भैया कितने राजा हुए या कितने वंश हुए। तो आइए अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है कितना, 9458238914, यहां पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म कब होता है, 322 में, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भैया कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक है, और चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया था कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो इन्होंने अपने सेनापति, ठीक है, इनका ये सेनापति भी है, सलाहकार भी है, गुरु भी है, चाणक्य। तो चाणक्य की सहायता से क्या करती है, नंद वंश के घनानंद को हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। राजधानी, इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था, जिसे आज हम वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं। और जो आपके यूनानी ग्रंथ है, ठीक है, यूनानी साहित्य है, तो यूनानी साहित्य में भैया क्या बोला गया है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा बोला जाता है। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि पालीब्रोथा किसका नाम है, तो वो पाटलिपुत्र का ही नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या बोला जाता है, भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भैया यूनानियों से भारत को मुक्त कराया था। अब आपका जो यूनानी साहित्य है, ठीक है, कौन सा है भैया, यूनानी साहित्य। तो यूनानी साहित्य में इनके अन्य नाम देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, यूनानी साहित्य है जो आपका, तो यूनानी साहित्य में इनके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या बुलाया है, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस बुलाया है। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। एंड्रोकोटस किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। और चाणक्य है ना, तो चाणक्य के हमें अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे चाणक्य को ही क्या बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, पक्षिल स्वामी। वो आपसे पूछता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, चाणक्य का है। कौटिल्य किसका नाम है, चाणक्य का है। पक्षिल स्वामी किसको बोला जाता है, चाणक्य को बोला जाता है। सेल्यूकर निकेटर से संघर्ष, देखिए ये जो सेल्यूकर निकेटर है ना, ये पता कौन था, ये जो आपका सिकंदर आया था। ठीक है, सिकंदर आया था, तो सिकंदर का ये सेनापति था, और ये सिकंदर के साथ ही भारत आया था। निकेटर माने होता क्या है, निकेटर माने होता है विजेता। ठीक है, निकेटर माने विजेता होता है। अब होता क्या है, जब सिकंदर यहां आया तो सिकंदर ने भारत के बहुत सारे क्षेत्र को जीता था, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं थी भारत में, और भारत में छोटे छोटे राजा पाए जाते थे। तब ये जो सेल्यूकर निकेटर साहब है ना, इन्होंने क्या सोचा, बाद में इन्होंने सोचा यार एक बार तो हम गए थे सिकंदर के साथ, तब हमने वहां के राजाओं को हराया था, तो एक बार और चलते हैं। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या सोचता है, चलो एक बार और चलते हैं और थोड़ा और क्षेत्र हथिया लेते हैं ना, थोड़े और क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब जब ये आएगा तब इसका सामना किससे हो जाएगा भैया, चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, उनका जो साम्राज्य है वो बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत बड़े भूभाग पर क्या है, राज्य करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है। इनका कौन सा क्षेत्र है ये मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, जब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब वही है, सेल्यूकर निकेटर से संघर्ष जो होता है कब होता है, 305 में होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, तो इसे ही एपियानस की संधि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस युद्ध का वर्णन भैया किसने किया है, एपियानस ने किया है। और ये जो आपका एपियानस है ये है कौन, तो ये यूनानी लेखक है आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसी के नाम पर इस संधि को क्या बोला गया, एपियानस की संधि बोला गया। ये देखिए ये संघर्ष होता है, तो इसमें बताया गया है कि ना ही चंद्रगुप्त मौर्य हारते हैं और ना ही आपका कौन है, निकेटर हारता है। तो इनके बीच में एक संधि होती है, यानी समझौता होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य इसमें कौन थे, विजेता थे। क्यों थे, तो हम भैया संधि को अगर देखें ध्यान से, अगर आप संधि की शर्तों को देखेंगे तो संधि का झुकाव आपको किस साइड में मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साइड में मालूम होगा। देखिए क्या संधि हुई, क्या समझौता हुआ इनके बीच, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो सेल्यूकर निकेटर की बहन, ठीक है, कहीं कहीं बहन आया है, कहीं कहीं पुत्री आया है, नाम क्या है, कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया, और इसी को क्या बोला जाता है, हेलना से सीजीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य की शादी,
सबसे पहली बात तो ये थी कि ये जो संधि हुई तो इसमें बोला गया कि जो निकेटर है, निकेटर की बहन या पुत्री है कार्नेलिया, तो इससे भैया क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेंगे। पहली शर्त हो गई आपकी। दूसरा क्या है, काबुल, कंधार, मकरांत तट तथा हेरात दहेज स्वरूप मिला। यानी ये जो 4 इलाके हैं, कौन से, काबुल, कंधार, मकरांत तट और आपका हेरात, ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप मिले, क्योंकि इससे पहले इस पे किसका अधिकार था, तो सेल्यूकर निकेटर का अधिकार था इस पे। और एक राजदूत भेजा गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या है, एक राजदूत भेजा गया, क्योंकि अब ये लोग क्या हो गए हैं, ये लोग भैया सगे संबंधी हो गए हैं ना, रिश्तेदार हो गए हैं। तो एक राजदूत भेजा गया जिसका नाम क्या है, मेगस्थनीज है। तो वो आपसे पूछता है मेगस्थनीज को किसने भेजा, तो भैया सेल्यूकर निकेटर ने भेजा। किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, याद रखना, बहुत पूछता है, इंडिका। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है भैया, तो मेगस्थनीज की पुस्तक। और इंडिका में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इंडिका में हमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन देखने को मिलता है। सीजीएम, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भैया कौन से धर्म के उपासक थे, तो जैन धर्म के उपासक बन गए थे। मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या है, ये भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म के उपासक बन गए थे। और बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछता है कि जैन धर्म की कौन सी शाखा के उपासक या कौन सी शाखा के मानने वाले थे, तब आप याद रखना भैया दिगंबर शाखा को मानते थे। ठीक है, कौन सी शाखा को, दिगंबर शाखा को मानते थे। और 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा, जिसे हम संलेखना विधि भी बोलते हैं, ठीक है, विधि के द्वारा देह त्याग किया। यानी इनकी मृत्यु कब हो गई, 298 ईसा पूर्व में होगी। कहां हुई, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कैसे हुई, तो संथारा या फिर संलेखना विधि के द्वारा। मैंने आपको बताया था ये संथारा या संलेखना विधि है क्या, तो इसमें भैया भूखा प्यासा रहा जाता है और उसी से क्या है, अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर 2 अभिलेख हैं, एक कौन सा है आपका, सोहगोरा अभिलेख है, और दूसरा कौन सा है, महास्थान अभिलेख। जो सोहगोरा अभिलेख है ना, ये आपका कहां पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। और महास्थान अभिलेख कहां मिलता है, देखने के लिए हमें आज का बांग्लादेश, ठीक है, आज के बांग्लादेश में पड़ता है। पहले बांग्लादेश भी भारत का पार्ट हुआ करता था। और इन दोनों में बताया क्या गया, तो इन दोनों में वर्णन किया गया है कि जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता के लिए कल्याणकारी कार्य कराए थे। जैसे उनके लिए खाना बंटवाया जाता है ना, कपड़े बंटवाए थे, तो ऐसे सभी कार्यों का वर्णन कहां मिलता है, हमें सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख में मिलता है। एक है आपकी सुदर्शन झील, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि सुदर्शन झील कहां पाई जाती है, तो ये सौराष्ट्र, पहले गुजरात को ही सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और कहां पड़ता है, काठियावाड़। तो काठियावाड़ आपका कहां है, गुजरात में है। तो काठियावाड़ में क्या है, आपकी सुदर्शन झील है। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किस लिए करवाया, तो सिंचाई के लिए करवाया था। ठीक है, सिंचाई के लिए करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसका निर्माण किया किसने था, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। तो आज के लेक्चर को गाइस यहीं तक रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इनका साम्राज्य कितना विस्तृत था, कहां से लेकर और कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर में कहां था, दक्षिण में कहां था, ठीक है, उत्तर पूर्व में कहां तक फैला हुआ था, ये सारी बातें हम कर रहे होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तब आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।